गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की डिमांड के अनुसार आज मैं यूपीपीएससी जीआईसी जीडीसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फाइल में चाहते हैं तो वेट कीजिए, बहुत जल्द मिनिमम प्राइस में मैं आपको फुली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको हर सेट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर, मैसेज जरूर करेगा। क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट रेडी नहीं हुए हैं, मैं क्वेश्चन खुद बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेंगे। तो क्वेश्चन जब पूरे बन जाएंगे तब मैं प्रैक्टिस सेट आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस सेट पे डाल दूंगी। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो प्रैक्टिस सेट बेचते हैं उनमें मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं कि लोग पीवाईक्यू ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पर मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मैं कोई इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बाय कर सकते हैं। पर अभी ये रेडी नहीं है, आने वाले समय के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएस घुर्रे इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जीएस घुर्रे के अनुसार कौन सा सही है। उन्होंने जाति को एक बंद व्यवस्था माना था, पहली स्टेटमेंट दी है। दूसरी दी है उन्होंने जाति अध्ययन में नस्लीय तत्वों को बल दिया था। तीसरा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने जनजातियों के पृथक्करण का समर्थन किया था। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन बी है दो और तीन दोनों सही है। ऑप्शन सी है एक और तीन दोनों सही है। और ऑप्शन डी है एक और दो और तीन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जीएस घुरिये के संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन टू और थ्री ओनली करेक्ट होगा। क्यों? जाति को एक बंद व्यवस्था घुरिये ने नहीं माना है। कौन माना है? किसने माना है? इसको माना है मजूमदार और मदान ने। ये उनका स्टेटमेंट है। बाकी टू स्टेटमेंट जो लिखा है उन्होंने जाति अध्ययन में नस्लीय तत्वों पर बल दिया, स्टडी ऑफ कास्ट, रेशियल एलिमेंट्स, और उन्होंने जनजातियों को पृथक्करण का समर्थन किया। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपको जिस तरीके का दिख रहा है वैसे ही आपको एग्जाम जो मैं प्रैक्टिस सेट रेडी करूंगी उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास यूज्ड विच कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन मोबिलिटी विद इन कास्ट हायरार्की। जाति पदानुक्रम में भीतर गतिशीलता को समझाने हेतु एम एन श्रीनिवास ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चातीकरण। ऑप्शन बी है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्वशाली जाति। और ऑप्शन डी है सेकुलाइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण। तो बताइए किस अवधारणा का प्रयोग किया था गतिशीलता को समझाने के लिए एम एन श्रीनिवास ने। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम के अंधानुकरण की आलोचना करते हुए सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्ट एंड emphasized कल्चरल सिंथेसिस। ऑप्शन ए है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टीपी मुखर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने भारतीय समाज की व्याख्या मुख्यतः ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। विच थिंकर एक्सप्लेन इंडियन सोसाइटी मेनली थ्रू अ हिस्टोरिकल मेटेरियलिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ए है जी एस घुरे, ऑप्शन बी है ए आर देसाई, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है एन के बोस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, AR देसाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय विविधताओं में भारतीय संस्कृति की एकता निहित है, यह विचार किससे संबंधित है? यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज रिफ्लेक्टेड थ्रू रीजनल डाइवर्सिटी, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए है NK बोस, ऑप्शन बी है AR देसाई, ऑप्शन सी है DP मुखर्जी और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, NK बोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सोशियोलॉजिकल टर्म इंस्टीट्यूशन डिफर फ्रॉम कस्टम बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर, समाजशास्त्रीय दृष्टि से संस्थाएं प्रथाओं से भिन्न होती है क्योंकि संस्थाएं, ऑप्शन ए है इनफॉर्मल इन नेचर, अनौपचारिक होती हैं, ऑप्शन बी है बैक्ड बाय सेक्शन, दंड व्यवस्था से समर्थित होती है, ऑप्शन सी है वॉलेंट्री पैटर्न्स की होती है, स्वैच्छिक स्वरूप की होती है, और ऑप्शन डी है टेम्पररी अरेंजमेंट्स, अस्थायी व्यवस्थाएं होती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैक्ड बाय सेक्शन, दंड व्यवस्था से समर्थित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक प्रैक्टिस सेट है तो मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है कि आपको कितना क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो, क्योंकि GDC और GIC दोनों में माइनस मार्किंग होती है और क्वेश्चन भी उसमें काफ़ी अच्छे खासे टफ आते हैं, ईजी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन वर्चुअल कम्युनिटीज? आभासी समुदायों में पहचान निर्माण को सबसे बेहतर कौन स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है फिक्स्ड सोशल रोल्स, स्थिर सामाजिक भूमिकाएं, ऑप्शन बी है टेरिटोरियल बिलोंगिंग, क्षेत्रीय संबद्धता, ऑप्शन सी है फ्लूइड एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज, तरल और बहु पहचान, और ऑप्शन डी है किनशिप रेगुलेशन, नातेदारी नियंत्रण। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। आभासी समुदाय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हॉवर्ड रेनगोल्ड ने दिया था। इनकी पुस्तक है द वर्चुअल कम्युनिटी नाम से। तो कैसे इसको हम बेहतर समझ सकते हैं? फ्लूइड एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज के रूप में, तरल और बहुपहचान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ वर्चुअल कम्युनिटीज इज, आभासी समुदायों की एक प्रमुख सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है एक्सेसिव फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, अत्यधिक प्रत्यक्ष संपर्क होता है, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग नॉर्मेटिव कंट्रोल होता है, सशक्त मानदंड नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी है डिजिटल डिवाइड एक्सक्लूजन, डिजिटल विभाजन द्वारा बहिष्करण होता है, और ऑप्शन डी है कल्चरल आइसोलेशन, सांस्कृतिक पृथक्करण होता है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है डिजिटल विभाजन द्वारा बहिष्करण होता है, डिजिटल डिवाइड एक्सक्लूजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ नेटवर्क सोसाइटी इनइक्वालिटी इन इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय नेटवर्क, समाज में असमानता बढ़ते रूप से किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है ऑनरशिप ऑफ लैंड, भूमि स्वामित्व से, ऑप्शन बी है कंट्रोल ओवर नेटवर्क एंड एक्सेस, नेटवर्क व पहुंच पर नियंत्रण से, ऑप्शन सी है रिलीजियस हायरार्की से, धार्मिक पदानुक्रम से, और ऑप्शन डी है किनशिप पोजीशन से, नातेदारी स्थिति से। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए नेटवर्क सोसाइटी की बात किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंट्रोल ओवर नेटवर्क एंड एक्सेस, नेटवर्क व पहुंच पर नियंत्रण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है, नेटवर्क सोसाइटी की बात कौन करता है? मैनुअल कैस्टेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेटवर्क सोसाइटी
वीकेंड्स ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मेनली बिकॉज नेटवर्क समाज पारंपरिक संस्थाओं को मुख्यतः इसलिए कमजोर करता है क्योंकि ऑप्शन ए इट एलिमिनेट्स कल्चर संस्कृति समाप्त करता है। ऑप्शन बी है इट डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। ऑप्शन सी है इट प्रमोट्स नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को बढ़ाता है। और ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ्स ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को सशक्त करता है। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ई इट डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच एस्पेक्ट ऑफ कल्चर अलाउस एडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट्स संस्कृति का कौन सा पक्ष परिवर्तित पर्यावरण के प्रति अनुकूलन संभव बनाता है। ऑप्शन ए है कल्चरल रिजिडिटी मतलब सांस्कृतिक कठोरता। ऑप्शन बी है कल्चरल डायनेमिज्म सांस्कृतिक गत्यात्मकता। ऑप्शन सी है कल्चरल आइसोलेशन सांस्कृतिक पृथक्करण। और ऑप्शन डी है कल्चरल डिटर्मिनिज्म सांस्कृतिक नियतिवाद। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कल्चरल डायनामिज्म सांस्कृतिक गत्यात्मकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथनोसेंट्रिज्म प्रीमरली रिजल्ट इन जाति केंद्रिता मुख्यतः किसका कारण बनती है। ऑप्शन ए कल्चरल रिलेटिविज्म का सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। ऑप्शन बी है इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का अंतर सांस्कृतिक समझ का। ऑप्शन सी है कल्चरल सुपीरियरिटी फीलिंग का सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना का। और ऑप्शन डी सोशल इंक्लूजन का सामाजिक समावेश का। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। एथनोसेंट्रिज्म किससे संबंधित है या इसका क्या अर्थ होता है। और इसकी बात कौन करता है एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं समनर। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है फोकवेज। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना। इसमें क्या होता है व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को क्या मानता है श्रेष्ठ मानता है दूसरों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट्स स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कौन सी परिस्थिति असंगति को दर्शाती है। ऑप्शन ए हाई इनकम हाई प्रेस्टीज जॉब उच्च आय उच्च प्रतिष्ठा वाला पैसा। ऑप्शन बी है लो इनकम लो एजुकेशन कम आय कम शिक्षा। ऑप्शन सी है हाई एजुकेशन बट लो ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज उच्च शिक्षा परंतु निम्न पेशागत प्रतिष्ठा। और ऑप्शन डी है इक्वल रैंक इन ऑल डायमेंशन सभी आयामों में समान दर्जा। साथ में मुझे ये भी बताइए स्टेटस इनकंसिस्टेंसी की बात कौन करता है परिस्थिति असंगति की बात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उच्च शिक्षा परंतु निम्न पेशागत प्रतिष्ठा हाई एजुकेशन बट लो ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज। तो इसकी बात कौन करते हैं इसकी बात करते हैं लेंस की। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्जित परिस्थिति की तुलना में आरोपित परिस्थिति का प्रभुत्व मुख्यतः किस समाज में होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस डोमिनेट्स एक्चिव स्टेटस मेनली इन। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ऑप्शन बी है अर्बन सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब औद्योगिक समाज में। अर्बन सोसाइटी नगरीय समाज में। ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल सोसाइटी पारंपरिक समाज में। और ऑप्शन डी है नेटवर्क सोसाइटी नेटवर्क समाज में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पारंपरिक समाज में। पारंपरिक समाज में किसको महत्व दिया जाता है एस्क्राइब्ड प्रदत्त परिस्थिति को। और आधुनिक समाज में किसको प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है आपके अर्जित परिस्थिति को। ठीक है प्रदत्त और अर्जित की बात कौन करता है वो करते हैं आपके लिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोल स्ट्रेन अक्यूट्स व्हेन भूमिका तनाव तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन ए टू रोल्स क्लैश दो भूमिकाएं टकराती हैं। ऑप्शन बी है
एक्सपेक्टेशन विद इन अ सिंगल रोल, कॉन्फ्लिक्ट एक ही भूमिका में अपेक्षाएं टकराती हैं। ऑप्शन सी है रोल इज रिजेक्टेड, भूमिकाएं अस्वीकार हो जाती हैं। ऑप्शन ए रोल इज अनक्लियर, भूमिका अस्पष्ट होती है। तो बताइए भूमिका तनाव कब उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब एक ही भूमिका में अपेक्षाएं मतलब एक्सपेक्टेशन जब टकराती हैं, जब एक ही समय में दो आपको काम करने होते हैं, तब क्या होता है? भूमिका तनाव की स्थिति आती है। भूमिका तनाव की बात कौन करते हैं? विलियम जे गुडे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल डिस्टेंस रेफर्स टू, भूमिका दूरी से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन रोल्स, भौतिक दूरी होती है। ऑप्शन बी है इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम रोल एक्सपेक्टेशन, भूमि अपेक्षाओं से भावनात्मक दूरी होती है। ऑप्शन सी है अब्सेंस ऑफ रोल, भूमिका का अभाव होता है। और ऑप्शन डी है रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष होता है। तो बताइए भूमिका दूरी के क्या मतलब होता है, और साथ ही मुझे ये बताइएगा भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, भूमिका अपेक्षाओं से भावनात्मक दूरी जब बनती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भूमिका दूरी से तात्पर्य है। रोल डिस्टेंस की बात कौन करता है? गॉफमैन। और भूमिका संघर्ष की बात कौन करता है? ये आपके करते हैं मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कल्चरेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी अनइक्वल व्हेन, अनुसंस्कृतिकरण सबसे अधिक असमान होता है जब। ऑप्शन ए कल्चर्स आर इक्वल इन पावर, संस्कृतियां शक्ति में समान हो। ऑप्शन बी है देयर इज कल्चर आइसोलेशन, सांस्कृतिक पृथक्करण हो। ऑप्शन सी है वन कल्चर डोमिनेट्स अनदर, एक संस्कृति दूसरी पर प्रभुत्व रखती हो। और ऑप्शन डी है कल्चरल एक्सचेंज इन वॉलेंटरी, आदान प्रदान स्वैच्छिक हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व रखती है, वन कल्चर डोमिनेट्स अनादर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बाकी कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि कोई भी सीख कर नहीं आता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आप बताएंगे तो मैं इसको अपनी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कल्चरेशन विदाउट लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चर इज टर्म एज, मूल संस्कृति के ह्रास के बिना अनुसंस्कृतिकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एसिमिलेशन, समाकलन कहलाएगा। ऑप्शन बी इंटीग्रेशन, एकीकरण कहलाएगा। ऑप्शन सी है कल्चरल लैक, सांस्कृतिक विलंबन कहलाएगा। और ऑप्शन डी है डीकल्चरेशन, सांस्कृतिक हीनता कहलाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, एकीकरण, इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना आप लोग पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगे और एक दिन छोड़ देंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन आप देख सकते हैं और कंपटीशन भी देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू, पूर्व पूर्व अनुमानित समाजीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लर्निंग आफ्टर रोल परफॉर्मेंस, भूमिका निभाने के बाद सीखना। ऑप्शन बी है लर्निंग नॉर्म फॉर फ्यूचर रोल, भविष्य की भूमिका के मानदंड को सीखना। ऑप्शन सी है लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, दंड द्वारा सीखना। और ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल मेच्योरेशन, जैविक परिपक्वता। तो बताइए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, भविष्य की भूमिका के मानदंड सीखना, लर्निंग नॉर्म फॉर ऑफ अ फ्यूचर रोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था आपके आर के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीसोशलाइजेशन इज मोस्ट एविडेंटेड इन, पुनः समाजीकरण सर्वाधिक स्पष्ट रूप में किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए फैमिली, परिवार में। ऑप्शन बी है स्कूल, विद्यालय में। ऑप्शन सी है टोटल इंस्टीट्यूशन, पूर्ण संस्थाओं में।
और ऑप्शन ए पीयर ग्रुप समकक्ष समूह में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुनः समाजीकरण सर्वाधिक कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है पूर्ण संस्थाओं में, टोटल इंस्टीट्यूशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथनोमेट्रोलॉजी मुख्यतः किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए मैक्रो सामाजिक, मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर पर, व्यापक सामाजिक संरचनाओं पर। ऑप्शन बी एवरीडे मेथड यूज बाय इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ के निर्माण हेतु व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त दैनिक विधियों से। ऑप्शन सी संस्थागत मानदंड और कानून से, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड लॉ। और ऑप्शन डी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का ऐतिहासिक विकास। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एवरीडे मेथड यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ के निर्माण हेतु व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त दैनिक विधियों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और एथनोमेट्रोलॉजी की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके गारफिंकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एथनोमेट्रोलॉजी में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतिगत उपकरण है। A key methodological tool used in methodology is, एथनोमेट्रोलॉजी इज। ऑप्शन ए सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण अनुसंधान का। ऑप्शन बी स्टैटिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण का। ऑप्शन सी है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, भंग प्रयोग का। और ऑप्शन डी है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि का। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। एथनोमेट्रोलॉजी में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोमिनोलॉजी इज सोशियली एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग, समाज शास्त्र में प्रघटनावाद, प्रघटनावाद बोल लीजिए या शास्त्र बोल लीजिए, किसकी समझ पर बल देता है? प्रघटना शास्त्र किसकी समझ पर बल देता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव सोशल फैक्ट के, वस्तुनिष्ठ सामाजिक तथ्य के। ऑप्शन बी सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्टर, सामाजिकर्ताओं के व्यक्तिपरक अर्थ के। ऑप्शन सी आर्थिक संरचनाओं के, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से। और ऑप्शन डी है पावर रिलेशन, शक्ति संबंध से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रघटना शास्त्र इसकी बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके अल्फ्रेड सूट्ज। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी सामाजिकताओं के व्यक्तिपरक अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग्स ऑफ सोशल एक्टर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोमिनोलॉजी सोशियोलॉजी मेनली क्रिटिक्स विच अप्रोच, प्रपंचवादी समाजशास्त्र मुख्यतः किस दृष्टिकोण की आलोचना करता है? ऑप्शन ए इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की, मतलब व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की। ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, मतलब नौ मार्क्सवादी समाजशास्त्र की, नौ मार्क्सवादी नहीं मार्क्सवादी समाजशास्त्र की। ऑप्शन सी है पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र की। और ऑप्शन डी फेमिनिस्ट नारीवादी समाज की। तो बताइए प्रघटना शास्त्र किसकी आलोचना करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी, मतलब प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज होमास का विनिमय सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? जॉर्ज होमास एक्सचेंज थ्योरी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर पर, व्यापक सामाजिक संरचनाओं पर। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म पर, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद पर। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर, संरचनात्मक कार्यात्मकवाद पर। ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटर ब्लाउ डिफर्स फ्रॉम जॉर्ज होमास बिकॉज
ब्लाउ एम्फेसिस। पीटर ब्लाउ जॉर्ज होमान से भिन्न है क्योंकि ब्लाउ किस पर बल देते हैं? ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत प्रतिफल पर, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ऑफ एक्टर्स, कर्ताओं की मनोवैज्ञानिक प्रेरणा पर, ऑप्शन सी पावर एंड सोशल स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम एक्सचेंज, विनिमय से उत्पन्न शक्ति एवं सामाजिक संरचना पर, और ऑप्शन डी कल्चर नॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय से स्वतंत्र सांस्कृतिक मानदंड पर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पावर एंड सोशल स्ट्रक्चर एमर्जिंग फ्रॉम एक्सचेंज, विनिमय से उत्पन्न शक्ति और सामाजिक संरचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र में मैक्रो और माइक्रो समन्वय किसे जोड़ने का प्रयास करता है? मैक्रो और माइक्रो इंटीग्रेशन इज सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू लिंक। माइक्रो मतलब बृहद होगा और माइक्रो मैक्रो मतलब बृहद और माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है हिंदी में। कभी कभी होता है टाइपिंग करो तो हिंदी इंग्लिश सेम लिख जाता है। ऑप्शन ए कल्चर एंड इकोनॉमी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक संरचना, इंडिविजुअल एक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है थ्योरी एंड स्टैटिक्स, सिद्धांत और सांख्यिकी। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है, अगर देखें तो मैक्रो किससे रिलेटेड होता है? वो सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, और सूक्ष्म किससे रिलेटेड है? वो व्यक्तिगत क्रिया से रिलेटेड होता है, इंडिविजुअल एक्शन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ मैक्रो और माइक्रो लिंकेज थ्रू स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। संरचना सिद्धांत के माध्यम से मैक्रो और माइक्रो समन्वय किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है इरविंग गॉफमैन, और ऑप्शन डी है हैरोल्ड गॉर्फिंकल। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी किसने दी थी? वो दी था एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलकट पार्सन का एजिल मॉडल किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है समाज का संघर्ष के स्रोत का, ऑप्शन बी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस का, व्यक्तिगत विकास के चरण का, ऑप्शन सी है फंक्शनल प्री रिक्वेस्टिक ऑफ अ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मक आवश्यकताओं का, और ऑप्शन डी है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और एजिल का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फंक्शनल प्री रिक्वेस्ट ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मक आवश्यकताओं का। ए फॉर क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए फॉर होता है आपका एडेप्टेशन, जी फॉर होता है गोल, आई फॉर होता है इंटीग्रेशन, और एल फॉर होता है आपका लेटेंसी, लेटेंसी या पैटर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं हम लोग, मेंटेनेंस। ठीक है, ये आपका एजिल का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए साझा मूल्य और मानदंडों की व्यवस्था होती है, सिस्टम ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ऑप्शन बी है नेटवर्क इन एक्चुअली एक्सिस्टिंग सोशल रिलेशन, वास्तविक रूप से विद्यमान सामाजिक संबंधों का जाल, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, और ऑप्शन डी कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, समाज की सांस्कृतिक परंपराएं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वास्तविक रूप से विद्यमान सामाजिक संबंधों का जाल, नेटवर्क ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्यतः किस पर बल देता है? ऑप्शन ए सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एक्टर्स, पॉजिटिविज्म आपको बताना है सोशली प्रिमिटिव एम्फेसाइजेस,
ऑप्शन बी है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्रंथों की व्याख्या पर। ऑप्शन सी है इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड, अनुभवजन्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक पद्धति पर। ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ऐतिहासिक संबंध पर। तो बताइए प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित है? तो ये क्या करता है, अनुभव पर आधारित होता है और किसी भी तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुभवजन्य अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति, इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्मेन्यूटिक्स इज मेनली अ कंसर्न विद, व्याख्यावाद मुक्ता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉ लाइक जनरलाइजेशन, नियम सदस्य सामान्यीकरण से। ऑप्शन बी है स्टैटिकल मेजरमेंट से, सांख्यिकी मापन से। ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इन सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया में अर्थ की व्याख्या से। और ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट मेथड्स, प्रयोगात्मक विधियों से। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इन सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया में अर्थ की व्याख्या से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रायिक नमूनाकरण की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए रिसर्चर्स डिस्क्रिप्शन, शोधकर्ता का विवेक। ऑप्शन बी इक्वल एंड नोन चांस ऑफ सिलेक्शन, चयन की समान और ज्ञात संभावना। ऑप्शन सी स्नोबॉल सिलेक्शन, स्नोबॉल से चयन होता है। ऑप्शन डी केस बेस्ड चॉइस, केस आधारित चयन। तो बताइए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है चयन की समान एवं ज्ञात संभावना, इक्वल एंड नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिपी हुई जनसंख्या के अध्ययन हेतु कौन सी नमूनाकरण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन, मतलब जो छिपी हुई जनसंख्या होती है उसका हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं? ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण से। ऑप्शन बी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्थिरीकृत नमूनाकरण से। ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, प्रणालीबद्ध नमूनाकरण से। और ऑप्शन डी है स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल नमूनाकरण से। तो बताइए छिपी हुई जनसंख्या का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इपिस्टिमोलॉजी इन सोशल रिसर्च डील्स विद, सामाजिक शोध में ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन से, आंकड़ा संकलन की विधियों से। ऑप्शन बी है नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज से, ज्ञान की प्रकृति और स्रोत से। और ऑप्शन सी एथिकल प्रिंसिपल से, नैतिक सिद्धांत से। और ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिजाइन से, नमूनाकरण अभिकल्प से। तो बताइए ज्ञान मीमांसा इपिस्टिमोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? तो इसका अर्थ होता है नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति और सोच से संबंधित होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रिटिविस्ट इपिस्टिमोलॉजी एज्यूम दैट सोशल रियलिटी, व्याख्यावादी ज्ञान मीमांसा यह मानती है कि सामाजिक यथार्थ है। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटर्नल, वस्तुनिष्ठ एवं बाह्य। ऑप्शन बी है फिक्स्ड एंड मेजरेबल, स्थिर और माप योग्य। ऑप्शन सी है सोशली कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक रूप से निर्मित। और ऑप्शन ये बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, जैविक रूप से निर्धारित। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से निर्मित, सोशियोलॉजी सॉरी सोशियली कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक रूप से निर्मित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सोशल रिसर्च इनफॉर्म्ड कंसेंट मीन्स, सामाजिक सोच में सूचित सहमति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए रिस्पोंडेंट आर पेड, उत्तरदाताओं का भुगतान। ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट नो पर्पस एंड रिस्क ऑफ रिसर्च, प्रतिभागियों का शोध का उद्देश्य और जोखिम ज्ञात होता है। ऑप्शन सी रिसर्च कंट्रोल रिस्पॉन्सेज, शोधकर्ता उत्तर नियंत्रित करते। और ऑप्शन डी डेटा इज पब्लिश्ड ओपनली, आंकड़े खुले रूप से प्रकाशित हो। तो बताइए सूचित सहमति का क्या मीनिंग होता है? तो इसमें क्या होता है, हम अगर सूचित सहमति ले रहे हैं तो हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारे उत्तरदाता होते हैं, उन्हें अपने शोध का उद्देश्य और जो समस्याएं होती हैं, जोखिम आने वाले होते हैं,
उनके बारे में पहले से जानकारी दे देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रतिभागियों का शोध का उद्देश्य एवं जोखिम ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वायलेट्स रिसर्च एथिक्स? निम्नलिखित में से कौन शोध नैतिकता का उल्लंघन है? ऑप्शन ए गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली। ऑप्शन बी एनोनाइमिंग, आंकड़ों की गुमनामी। ऑप्शन सी है डिसेप्शन विदाउट डिफ्रेमिंग, बिना जानकारी दिए छल करना। ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट, प्रतिभागियों की सुरक्षा। तो बताइए शोध नैतिकता का उल्लंघन है, इनमें से कौन सा उल्लंघन कहलाएगा? तो बिना जानकारी दिए छल करना, डिसेप्शन विदाउट डिफ्रेमिंग। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कभी कभी बताएं लंबी वीडियो बनाओ तो ये होता है कि जवान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगरिज्म रेफर्स टू? प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्स, स्रोतों की सही संदर्भ। ऑप्शन बी है यूजिंग कॉमन लैंग्वेज, यूजिंग कॉमन नॉलेज, समान ज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन सी है प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क एज वंस नोन, दूसरों के कार्य को अपना बनाना। और ऑप्शन डी है पैराफ्रेजिंग विद साइटेशन, संदर्भ सहित पुनर्लेखन। तो बताइए साहित्यिक चोरी क्या कहलाती है? मतलब साहित्यिक चोरी का क्या मतलब होता है? तो अगर आप दूसरे को कार्य को अपना बता रहे हैं, प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क एज वंस ओन, मतलब आप दूसरे कार्य को अपना बताकर दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा आपका साहित्यिक चोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपीराइट प्रिमली प्रोटेक्ट्स? कॉपीराइट मुक्ता किसकी रक्षा करता है? ऑप्शन ए आइडियाज की, विचारों की। ऑप्शन बी फैक्ट्स की, तथ्यों की। ऑप्शन सी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन टेंजिबल फॉर्म, मूर्त रूप से विचारों की अभिव्यक्ति की। और ऑप्शन ए पब्लिक डोमेन मटेरियल, सार्वजनिक क्षेत्र की सामग्री की। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन टेंजिबल फॉर्म, मूर्त रूप से विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी इन इम्पॉसिबल, पूर्ण रूप से मूल निरपेक्षता असंभव होती है। ऑप्शन बी रिसर्चर पर्सनल बायर डोमिनेट, शोधकर्ता का निजी पक्षपात। ऑप्शन सी है मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल बायस, व्यक्तिगत पक्षपात का न्यूनतमकरण। ऑप्शन डी है रिजेक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या का निषेध। तो बताइए वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका जो मतलब होता है वो है मिनिमाइजिंग ऑफ पर्सनल बायस, अपना पर्सनल मतलब निजी पक्षपात को शोधकर्ता के द्वारा क्या करना जाता है? हटाया जाता है, कम किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत पक्षपात का न्यूनतमकरण, मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल बायस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिविटी इज स्पेशली एम्फेसाइज्ड इन? व्यक्ति निष्ठा पर विशेष बल किस दृष्टिकोण से दिया जाता है? ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म में, प्रत्यक्षवाद में। ऑप्शन बी फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकवाद में। ऑप्शन सी इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में। और ऑप्शन डी स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद में। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? व्यक्ति निष्ठा पर विशेष बल इनमें से किस में दिया जाता है? व्यक्ति निष्ठा मतलब सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके पॉजिटिविज्म में। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु निष्ठता। तो बताइए सब्जेक्टिविटी में, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a key sociological feature that distinguishes a social movement from a political party is? सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक दल से अलग करने वाली प्रमुख समाजशास्त्रीय विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए एम ऑफ स्टेट पावर, राज्य सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य। ऑप्शन बी इनफॉर्मल एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन अराउंड शेयर ग्रीवियंस, साझा और असंतोष के इर्द गिर्द अनौपचारिक एवं सामूहिक। ऑप्शन सी फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, स्थिर संगठनात्मक पदानुक्रम। और ऑप्शन डी है पार्टिसिपेशन ओनली थ्रू इलेक्शन, केवल चुनावों की भागीदारी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इनफॉर्मल एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन अराउंड सोशल शेयर्ड ग्रेवियंसेस, साझा असंतोष के इर्द गिर्द अनौपचारिक एवं सामूहिक गतिशीलता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक मीडिया समाज को मुक्ता कैसे रूपांतरित करता है। फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया primarily ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाय। ऑप्शन ए एलिमिनेटिंग सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता को समाप्त कर। ऑप्शन बी है क्रिएटिंग नेटवर्क पब्लिक स्फेयर, नेटवर्क आधारित समाज सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करके। ऑप्शन सी है सभी प्रकार की पहचान को कमजोर करके, वीकनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। ऑप्शन डी है इंडिंग ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, पारंपरिक संचार को समाप्त करके। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेटवर्क आधारित सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करके, क्रिएटिंग नेटवर्क पब्लिक स्फेयर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पब्लिक स्फेयर्स की बात कौन करता है, ये करते हैं आपके हेबरमास। और नेटवर्क सोसाइटी की बात तो मैंने बताई, मैनुअल कैसल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ड कैप्चर्स the sociological relationship between class and caste in India. Which statement best captures the sociological relationship between class and caste in India? भारत में वर्ग और जाति के समाजशास्त्रीय संबंध को सबसे बेहतर कौन सा कथन व्यक्त करता है। ऑप्शन ए कास्ट हैज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, जाति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ऑप्शन बी कास्ट एंड क्लास ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, वर्ग और जाति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन सी कास्ट एंड क्लास इन इंटरसेक्ट रीइंफोर्स ईच अदर, जाति और वर्ग एक दूसरे को प्रभावित एवं सुदृढ़ करते हैं। और ऑप्शन डी क्लास हैज रिप्लेस्ड कास्ट इंटायरली, वर्ग ने जाति को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जाति और वर्ग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सुदृढ़ करते हैं। कास्ट एंड क्लास इंटरसेक्ट एंड रेनफोर्स ईच अदर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विश्लेषण में सबल्टन शब्द मुक्ता किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन ए इलीट पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, अभिजात राजनीतिक नेता के लिए। ऑप्शन बी है डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स के लिए, प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह के लिए। ऑप्शन सी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। और ऑप्शन डी है मिडिल क्लासेस के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। ऑप्शन बताइए सबल्टन किसके लिए प्रयोग हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये प्रयोग हुआ था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, जो हाशिए पर व्यक्ति थे, वंचित व्यक्ति थे, उनके लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पाश्चात धर्मनिरपेक्षता से मुक्ता इसलिए भिन्न है क्योंकि यह बल देती है इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मेनली बिकॉज इट एम्फेसिस। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, राज और धर्म के कठोर पृथक्करण पर। ऑप्शन बी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस बाय द स्टेट, राज द्वारा सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर। ऑप्शन सी है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म के पूर्ण निजीकरण पर। और ऑप्शन डी इलिमिनेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान की समाप्ति पर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा।
तो इसका जो सही आंसर वो है राष्ट्र द्वारा सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस बाय द स्टेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रर्बनाइजेशन रेफर्स टू, ग्रामीण नगरीकरण। रर्बनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहरों की ओर पलायन। ऑप्शन बी है अर्बन एरियाज बिकमिंग रूरल, शहरी क्षेत्रों का ग्रामीण बनना। ऑप्शन सी है रूरल एरियाज एक्वायरिंग अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, शहरी क्षेत्रों की विशेषताएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को कहेंगे। ऑप्शन डी है डिक्लाइन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन लाइफ, ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन का पतन। तो बताइए ग्रामीण नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? रर्बनाइजेशन, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके गॉलपिन। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, रूरल एरिया एक्वायरिंग अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विशेषताओं का विकास जब हो जाता है तब हम इसे कहते हैं ग्रामीण नगरीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रीमियरली एम टू, पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सत्ता का केंद्रीकरण करना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन बी स्ट्रेंथिंग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, नौकरशाही को सुदृढ़ करना। ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। और ऑप्शन डी है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन। बताइए पंचायती राज संस्थाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री दृष्टि से हाशियाकरण का अर्थ है मार्जिनलाइजेशन इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स रेफर्स टू। ऑप्शन ए वॉलंटरी आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, टेम्पररी सोशल मोबिलिटी। ऑप्शन सी सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थानों से व्यवस्थित बहिष्करण। ऑप्शन बी है टेम्पररी सोशल मोबिलिटी, अस्थायी सामाजिक गतिशीलता। और ऑप्शन डी है कल्चरल डोमिनेंस, सांस्कृतिक प्रभुत्व। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों से व्यवस्थित बहिष्करण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और कुछ थोड़ा सा कहीं कहीं पर वर्ड गलत बोले हूँ तो उसके लिए सॉरी। होता है ना वीडियो बनाते बनाते कभी कभी होती है जवान मेरी लड़खड़ाने लगती है। दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, अपना यूनिवर्सिटी का भी काम होता है, सब करने पड़ते हैं, और कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो भी समय से बना दूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट। बाकी भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।